हमारी मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काम शायद उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाकड़ टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जिस तरह से निर्भया गैंगरेप में चारों दोषियों को फांसी तक पहुंचाया था और फिलहाल वो हाथरस बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद है सीमा समृद्धि जी और इनके नाम से देश ही नहीं बल्कि दुनिया परिचित है। अभी फिलहाल उन्होंने बसपा पार्टी ज्वाइन किया है। वैसे हम इनसे जानना चाहेंगे कि देश में तमाम सारी पार्टियां होते हुए भी इन्होंने बसपा ही पार्टी क्यों ज्वाइन की। थैंक यू सो मच अरुण। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बसपा पार्टी ज्वाइन करने का जो मेरा उद्देश्य है उसके पीछे एक नहीं कई एक कारण हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है सुश्री आदरणीय सम्माननीय बहन कुमारी मायावती जी का व्यक्तित्व। निडर निर्भीक एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उस राज्य की चार बार मुख्यमंत्री बनी और एक ऐसी स्त्री जो एक देश के उस तबके से आती है जिस तबके को इस देश में छुआछूत के आधार पर अस्पृश्य माना गया, लेकिन उस बेटी ने इन सारी कुरीतियों को दरकिनार करते हुए अपना परचम लहरा करके एक स्पेस बनाया और उन्होंने लड़ाई की और इस अपने कहेंगे कि बहुत निडर और निर्भीक व्यक्तित्व से इस देश को ये मैसेज दिया कि दलित समाज का व्यक्ति और वो भी स्त्री, वो भी सत्ता शासन का संचालन किस तरीके से कर सकती है और जिसका उदाहरण अब मैं उनके कामों से गिनाना चाहती हूँ। अगर उनके कामों की बात करें तो 2007 से लेकर के 2012 का जो शासनकाल रहा है, आप मीडिया रिपोर्ट में या हर जगह ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो बेटियां थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित थी। उत्तर प्रदेश राज्य में लॉ एंड ऑर्डर अगर किसी भी मुख्यमंत्री के शासनकाल में सबसे ज़्यादा सुदृढ़ माना जाता है, कानून का राज कैसे स्थापित होता है, ये बहन सुश्री मायावती जी ने कर दिखाया। उसके अलावा अगर बात करें, उन्होंने जो नारा दिया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का, वाकई में एक बेटी जो कि दलित समाज से आ रही थी, लेकिन जब वो शासन सत्ता में आई तो उन्होंने किसी के साथ बिना भेदभाव किए इस देश के हर वर्ग को भागीदारी दी, हर वर्ग को अपने कैबिनेट में जगह दी, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, हर किसी को उन्होंने भागीदारी दी अपने कैबिनेट में। और साथ ही साथ उन्होंने जो योजनाएं थी उन योजनाओं को किस तरीके से हर वर्ग के लिए बनाया। अगर ये भी मैं कहूँ कि जन कल्याणकारी या हमारे संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें ये कहा गया कि राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा और अगर इस देश का कोई भी व्यक्ति वाकई में कल्याणकारी राज्य कैसा होता है तो वो बहन मायावती जी के शासनकाल को देख सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जिस तरीके से एमएसपी, कैसे उस एमएसपी के रेट पर उनको उनकी फसल का मूल्य दिया जाता है, ये उन्होंने कर दिखाया। किस तरीके से जो उनके शासनकाल से पहले के जो कार्यकाल था, जो जिस पार्टी का था, उन्होंने रोक लगा रखी थी नौकरियों पर। उन नौकरियों पर उन्होंने रोक हटा करके उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाया। बैकलॉग की जो बहुत सारी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई थी उनको लोगों को, युवाओं को भर्ती करवाया और एक नहीं ऐसे उनके हजारों काम हैं। विश्व स्तरीय उन्होंने 6 हमारे यूनिवर्सिटी दी। उसके अलावा कॉलेज बनाए। कॉलेज में माता सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज की बात करें, महामाया कॉलेज की बात करें, और जितना हमारे देश के जो सामाजिक क्रांतिकारी योद्धा रहे उन योद्धाओं के नाम पर, उन महान विभूतियों के नाम पर उन्होंने जो स्मारकों की स्थापना की, इन सारी चीज़ों की मैं कहूँगी कि इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, उसके बावजूद भी ये लिस्ट बहुत लंबी है। और मुझे लगता है कि बसपा पार्टी के कार्यकाल में या हमारी मुख्यमंत्री बहन सुश्री मायावती जी के कार्यकाल में जो काम हुआ है वो काम शायद उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। इसीलिए आज मैंने प्रेरित होकर के बहन मायावती जी के साथ मिलकर के ये डिसाइड किया है कि उनकी पार्टी के साथ मैं काम करूंगी और उनके ही
उनके ही लीडरशिप में, उनके ही आइडियोलॉजी पर मैं काम करती रहूँगी। 2007 में जैसे ही बहन कुमारी सुश्री मायावती जी शासनकाल में आती हैं, वो मुख्यमंत्री बनती हैं, तो उन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो 43,000 करोड़ का जो गन्ना भुगतान किसानों का पेंडिंग था उसको सबसे पहले उन्होंने किया, और करीब 83,000 बीटीसी की जो भर्तियां थी उनको उन्होंने पूरा किया। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वर्तमान में करीब 69,000 जो भर्तियां हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य के युवा 1 साल से सड़कों पर बैठे हुए हैं। लेकिन बहन मायावती जी का जो कार्यकाल रहा, बिना कोई आंदोलन के ही उन्होंने ये काम करके दिखाया था। और दोबारा से अगर बहन मायावती जी 2022 में सत्ता में आती हैं तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि शायद मेरे उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी व्यक्ति को आंदोलन करना नहीं पड़ेगा अपनी मांगों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। ये स्वस्फूर्ति बहन मायावती जी करती आई हैं और करती रहेंगी। सुश्री बहन मायावती जी के कार्यकाल की अगर और भी हम सूची आप लोगों को गिनाएं तो उन्होंने 2007 से लेकर के 12 के कार्यकाल में 1,08,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती की। उसके अलावा करीब पुलिस में जो भर्तियां हैं वो 2 लाख की, और जिसमें 41,000 कांस्टेबल की भर्ती एवरी ईयर 2012 तक होती रही। अब सोचने वाली बात है कि जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, बिना पुलिस को भर्ती किए, क्योंकि संख्या निरंतर बढ़ रही है, ये कैसे संभव हो पाएगा। तो उन्होंने हर उस रूट पर जाकर के काम किया जिससे जो है लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ हो सकता था। लेकिन उसके बाद के कार्यकाल की बात करें, एक भी पेपर उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा ऐसा नहीं हुआ जिस पेपर में, जिस परीक्षा में उसको हाई कोर्ट में रिट पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट के रिट पिटीशन के द्वारा ना गुजरना पड़ा। क्योंकि कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी एग्जाम टलते जा रहे हैं। लेकिन सुश्री बहन मायावती जी के कार्यकाल में हमेशा टाइम बाउंड, जो उन्होंने टाइम फिक्स किया, उसमें भर्तियां उन्होंने फुलफिल की। और उनके जो शासनकाल में टोटल अगर हम भर्तियों की बात करें तो करीब 23 लाख से ज़्यादा भी युवाओं को उन्होंने रोजगार दिया। तो फिर मैं कहूँगी कि उत्तर प्रदेश प्रशासन और शासन का कैसे संचालन करना है, कैसे युवाओं को रोजगार देना है, कैसे गरीबों के हित का काम करना है, कैसे किसानों के हित का काम करना है, ये अगर सीखना है और इसका वाकई में जो इम्प्लीमेंटेशन होना है वो बहन सुश्री मायावती जी के शासनकाल से ही सीखा जा सकता है। अगर हम चुनाव की तैयारी की बात करें बीएसपी पार्टी की, तो मैं बताना चाहती हूँ 150 से ज़्यादा करीब प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं, जिसमें हर जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति जिसने भागीदारी निश्चित की थी, अपनी सुनिश्चित की थी। उसके अलावा करीब 500 से ज़्यादा रैलियां हुई हैं, बैठकें हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के युवा महिलाओं ने भागीदारी की। और अगर ये तो हो गया हमारा राज्य स्तर के जो भी कार्यक्रम हुए, जो सम्मेलन हुए, करीब 6 ऐसी रैलियां हुई जो बहुत बड़े राज्य स्तर पर हुई। लेकिन उसके अलावा एक सबसे बड़ी जो रैली उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है वहाँ पर की गई, जो कि 9 अक्टूबर को की गई थी, जिसमें शायद मैं कहूँगी कि जितनी भी अन्य जो पार्टियां हैं उन पार्टियों की इंडिविजुअल कार्यक्रम में, रैलियों में इतनी भीड़ नहीं आई जितनी एक रैली में करीब 5 लाख से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। तो ग्रास रूट लेवल की हमारी ये तैयारी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिला स्तर पर जाने की, तो जिला स्तर से पर बूथ लेवल पर भी हम इतना स्ट्रॉन्ग तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में जो काडर में काम करने वाले लोग हैं वो दिन रात एक करके हज़ारों की संख्या में मीटिंग्स लोगों की गांव में जा कर के ले रहे हैं। और ये जो हमारा बसपा पार्टी का काडर का वोट है, जिसमें लोग हमेशा पार्टी को बिना किसी कहेंगे कि बिना किसी पूर्वाग्रह के वोट करते आए हैं, वो वोट तो हमारा एक फिक्स वोट है। और इसका अगर हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को देना चाहें तो मैं कहूँगी कि 2017 का जो इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें जो समाजवादी पार्टी है, जो कि कहेंगे कि एमएलए के आधार पर सेकंड नंबर की पार्टी रही, उससे ज़्यादा बसपा पार्टी को परसेंटेज में वोट मिला है। और इस बार
क्योंकि समाजवादी पार्टी का शासनकाल भी उत्तर प्रदेश के लोग देख चुके हैं गुंडागर्दी में, और बीजेपी का तो हम लोग देख ही रहे हैं। और जिसका कहेंगे कि बहुत बड़े जो एग्जाम्पल, एक मनीष गुप्ता हत्याकांड पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाना, हाथरस की बिटिया के साथ गैंग रेप करके उसका मर्डर किया जाना, और लोगों युवाओं को जिस तरीके से वो बेरोजगार होकर के सड़कों पर घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, वो सब सारा शासनकाल हम लोग देख रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि जो हमारी तैयारी है और जो इन दोनों पार्टियों का कार्यकाल देखा है, उस हिसाब से उत्तर प्रदेश राज्य में 2022 में जब ये 10 मार्च को डिक्लेयर होगा, डिसाइड होगा, तो बहन मायावती जी 5वीं बार उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े, जो कहेंगे भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, जनसंख्या के आधार पर उसकी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। और फिर से वही सारे काम बिना किसी भेदभाव के जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सुनिश्चित किए जाएंगे।